प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी यूट्यूब पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड बुक का, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही स्कोरिंग और बहुत छोटा सा चैप्टर है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है तो वो ये चैप्टर नंबर 8 ही है। ठीक है, इसके ऊपर एनडीए में और बाकी सारे कंपटीशन एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का चैप्टर फ्लो क्या है। तो देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर चैप्टर में होता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में, वो सब देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद ठोसों के प्रत्यास्थ गुण क्या होते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये चैप्टर जो है, जैसे अपन रबड़ बैंड को खींच देते हैं तो खींचने के बाद कैसे वो अपनी इनिशियल स्टेट वापस ले लेता है। ठीक है, या स्प्रिंग को खींच देते हैं कैसे अपनी इनिशियल स्टेट वापस ले लेता है। या आपने बड़ी बड़ी क्रेन्स देखी होगी, क्रेन के अंदर देखा आप लोगों ने कैसे लोहे की वायर लगी हुई होती है, तो उस वायर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल अपने को यूज करना है। हम ब्रिज बना रहे हैं एज एन इंजीनियर, ठीक है, कौन सा मटेरियल अपने को यूज करना है, कौन सा हमारे लिए बेटर है, कौन सा ज्यादा लोड झेल पाएगा। ठीक है, खंभों का आकार जो होता है वो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें अपने को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज हमारे पास यही होगी, ठोसों का प्रत्यास्थ गुण। प्रत्यास्थता का मतलब हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब हम चीजों को खींच दें और खींचने के बाद जैसे बल हटा दें तो वापस अपनी वो क्या आ जाए, पुरानी अवस्था में आ जाए, उसको अपन क्या बोलते थे, प्रत्यास्थता। तो उसी से कुछ रिलेटेड पार्ट है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिबल और विकृति, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद नंबर आएगा हुक के नियम का। ये आप समझ लीजिए एग्जाम मतलब एग्जामिनर का ना, मतलब बहुत फेवरेट वाला टॉपिक है, वो देता ही देता है। तो हुक का नियम इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हुक के नियम के बाद पढ़ेंगे अपन प्रतिबल और विकृति का कर्व। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसी का ही भाई है, हुक के नियम के बाद ही आता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थान गुणांक, जो प्रतिबल विकृति कर्व से निकलेगा। और इसके बाद इनके डेली लाइफ में यूजेस क्या है, कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने का औचित्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो वो सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये सारा हमारा चैप्टर का फ्लो है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 लेसन्स में चैप्टर ओवर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज पहले देख लेते हैं कि आज अपने को क्या पढ़ना है। तो आज का हमारा गोल है ये 5-5 टॉपिक लिखे हैं आज आपके सामने मैंने। ठीक है, ये 5 टॉपिक अपने को खत्म करने हैं आज। पहला जो है हमारे पास वो आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे हम। उसके बाद प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है वो, फिर प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अच्छा, ये वाला टॉपिक आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो शायद ना मिले। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जैसे टॉपिक लिख दिया तो बहुत सारी चीजें उसमें ना मिक्स हुई है, तो वहां से निकाल के अलग अलग डेफिनेशन वो हमने एक साथ लिख दी। ठीक है, फिर इसके बाद आणविक मॉडल जो है अपन देखेंगे, जो हुक ने दिया था। और उसके बाद प्रतिबल और विकृति को पढ़ेंगे। सबसे बड़ा पार्ट हमारा आज का ये प्रतिबल और विकृति वाला ही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी। चलो तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब बच्चों देखो, 7th जो चैप्टर था उसके अंदर हमने रिजिड बॉडीज पढ़ी थी। ठीक है, जिसको अपन दृढ़ पिंड बोलते हैं। देखो, दृढ़ पिंड की डेफिनेशन क्या थी कि भाई मान लो ये आपके पास मेरे हाथ में ये पेंसिल है, मैंने उसको खूब दबाया है ना, दबा के खूब कोशिश करी कि इसका शेप चेंज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, रियलिटी में देखने पे तो ऑब्वियसली इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं एक बलून ले लूंगा, गुब्बारा ले लूंगा, उसको दबाऊंगा, शेप चेंज हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि ये रिजिड है, मतलब ये दृढ़ पिंड है, और वो नहीं है। लेकिन रियलिटी में जब मैं इसको दबाता हूं तो हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ दबी है या नहीं दबी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, बहुत थोड़ा सा। मान लो मैंने हथौड़ा मार ले आया और उसको मार दिया। ठीक है, ऐसे तो निखिल सर मेरे को डांटेंगे और पॉसिबल भी नहीं ना मैं हथौड़े से तोड़ दूं उसको। तो मान लो अगर मैंने उसको हथौड़े से मारा तो मारने से तो टूट जाएगा भी है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन तो इसमें भी हो गया, तो इसका मतलब ये तो रिजिड नहीं रही। तो हमारे नेचर में, जैसे उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं होती, मतलब कोई भी वस्तु आदर्श दृढ़ नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजों के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ ना कुछ विकृति आती ही आती है। उन सब के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे देखो, यहाँ पे एक रबड़ बैंड लिया है, इसको खींच दो आप, खींचते आपको पता शेप चेंज हो जाता है, और जैसे छोड़ दूंगा वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ये स्प्रिंग का डायग्राम पहले भी देखा था अपन ने कि भाई नीचे से खींचा, खींचते क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगी स्प्रिंग, फिर जैसे छोड़ दूंगा वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। यहाँ स्प्रिंग को दबा दिया, ठीक है, उसका शेप छोटा हो गया।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो सब प्रॉपर्टी है ना, ये पदार्थ का एक गुण होता है जिसको अपन बोलते हैं उसकी प्रत्यास्था, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो देखो एनसीईआरटी डेफिनेशन लिखती है ये कि भाई एनसीईआरटी की डेफिनेशन में स्टार्टिंग की ये लाइन नहीं लिखी है, ये मैंने जोड़ी है खुद से, तो इसको मैं साइड में रखता हूं। पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोल रही है कि जब किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल लगाते हो आप, ठीक है, तो वस्तु का जो शेप और साइज जो है ना, यानी उसका आकार और आकृति वो चेंज हो जाता है, मतलब वो कुछ विकृत हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। रबड़ बैंड को खींचा वो विकृत हो गई, स्प्रिंग को खींचा वो विकृत हो गई। ठीक है, तो और जैसे हम बल को हटा लेते हैं वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। रबड़ बैंड को खींचने के बाद छोड़ दो आप, वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। स्प्रिंग को खींचने के बाद छोड़ दो, वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो उसका ये जो गुण होता है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यास्था। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो इसका गुण है ना प्रत्यास्था का गुण, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में वैलिड है ये डेफिनेशन, अगर हम प्रत्यास्था सीमा के अंदर हैं तो। अब ये प्रत्यास्था सीमा क्या चीज होती है अब समझाता हूं। जैसे आप एक स्प्रिंग लो, वो पेन की स्प्रिंग आती है ना, उसको खींचते क्या हो जाता है, वो तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक बार खींचने के बाद वो मतलब बिल्कुल ही जैसा उसका शेप है वैसा का वैसे ही रह जाता है। आती है ना वो पेन में खटखट खट वाली, आप स्कूल में बजाते रहते हो टीचर को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसकी स्प्रिंग को आप खींचोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। तो उसकी प्रत्यास्था सीमा बहुत कम है। प्रत्यास्था सीमा का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा का मतलब होता है कि जब तक मैं उसके ऊपर बल लगाता जाऊं और जैसे बल छोड़ दिया वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चीज को इतना खींच देते हो कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए विकृत हो जाती है। ठीक है, तो जब तक आप उस पर बल लगा रहे हो और बल को हटाने के बाद वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं उसकी प्रत्यास्था सीमा। डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है इसके अंदर एक छोटा सा हमने करेक्शन किया है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर अगर आपने वस्तु पे बल लगाया तो वो क्या हो गई, विकृत हो गई। जैसे बल हटाया उसने वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था को क्या कर लिया, वापस रिगेन कर लिया, मतलब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। उसकी इस प्रॉपर्टी को, उसकी इस हम ऐसा बोल सकते हैं गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था। या इसकी एक और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो जो इससे ज्यादा अच्छी है। वो क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो अपनी आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जैसे आप स्प्रिंग को या रबड़ बैंड को खींचने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा, ये हमने स्प्रिंग वाले टॉपिक में ही पढ़ा था कि मान लो स्प्रिंग है, एक तरह से उसको बांध दिया। जैसे आप इसके अंदर कोई बाह्य बल लगाते हो, स्प्रिंग भी अंदर की तरफ एक बल लगाती है जिसको अपन प्रत्यानयन बल बोलते हैं। याद होगा आई गेस आप सबको, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे भी यूज होगा उसका। तो वो जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको जो इसका शेप चेंज हो रहा है ना उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, वो आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो बोलेगा नहीं मैं खींचने नहीं दूंगा, वो वापस अपने आप को इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी वैलिड है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाएं और वो क्या करे, अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन का करे, विरोध करे, उस बल को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, और इसके इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था। अभी देखो इस पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि रबर और स्टील में से कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रबर और स्टील में से कौन सा ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो दिमाग में सबसे पहले आंसर आता है 90% बच्चे बोलेंगे सर रबर। ठीक है, क्योंकि रबर को खींचने से ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है। एनसीईआरटी की तो डेफिनेशन ये बोल रही है कि अगर किसी चीज को खींचो और जैसे छोड़ दो तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले, वो प्रत्यास्थ है। ठीक है, लेकिन रियलिटी के अंदर रबर से ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण स्टील में होता है। रबर से ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण किस में होता है, स्टील में होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये डेफिनेशन कब वैलिड है, जब आप प्रत्यास्थता सीमा के अंदर हो। मान लो आपने रबर बैंड को इतना खींच दिया, जैसे प्लास्टिक की भी होती है ना पॉलिथीन, उसको हम खींच देते हैं, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक बार खींच दो वो वैसी की वैसी रह जाएगी, है ना। तो वो जो है उसकी प्रत्यास्था सीमा बहुत कम है। लेकिन स्टील का जैसे आप चम्मच लो, स्टील के चम्मच को है ना आप थोड़ा सा बेंड करो, है ना, थोड़ा सा दबाओ,
और छोड़ दो, वो फटाफट से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने कुछ ज्यादा ही बल लगा दिया ना तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो प्रत्यास्थता का गुण स्टील में ज्यादा होता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अंदर प्रत्यास्थता का गुण स्टील में ज्यादा होता है, रबर बैंड में कम होता है, क्योंकि स्टील अपने शेप में परिवर्तन का विरोध सबसे ज्यादा करती है। मैंने आपको एक और डेफिनेशन क्या बोली कि जब वस्तु अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है, तो स्टील जो है अपनी आकृति में परिवर्तन के विरोध ज्यादा करेगा, मतलब उसमें प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रबर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है स्टील में जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो रबर बैंड से ज्यादा होता है। ठीक है, चलो फिर अपन आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान में रख के। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल में मैंने ये स्टील का चम्मच ही डाला है। देखो यदि किसी स्टील के चम्मच को बाह्य बल लगाकर हल्का सा मोड़ दें तो बाह्य बल हटाने पर स्टील का चम्मच खुद ब खुद अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन कर लेगा। ऐसा नहीं तुम बहुत ज्यादा बल लगा दो तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ही बल लगाना है, थोड़ा सा बल लगाते आप देखोगे वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो उसमें प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उस पर जो आप बाह्य बल लगा रहे हो उसके विरोध में उसने जो बल लगाया है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रबर। ठीक है, तो आई होप प्रत्यास्थता का मतलब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है वो पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी है, विरूपक बल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब नाम से समझ आ रहा है विरूपक बल का मतलब क्या, कि जब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया उसका शेप चेंज करने के लिए, जैसे रबर बैंड को खींचने के लिए आपने जो बल लगाया, स्प्रिंग को खींचने के लिए जो बल लगाया, ठीक है, आपके पास आटा है, आटे को दबाने के लिए आपने जो बल लगाया, आपने बलून को दबाने के लिए जो बल लगाया, वो सब क्या है, विरूपक बल, जो उसकी आकृति को चेंज कर दे। विरूपक मतलब जो किसी को डिफॉर्म कर दे ना, किसी के अंदर कोई विकृति उत्पन्न कर दे। तो देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि वो बाह्य बल जो आपने किसी वस्तु पर आरोपित किया है उसे विकृत करने के लिए। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आरोपित वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु के आकार या आकृतियां दोनों में परिवर्तन आ जाए उसको अपन विरूपक बल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है, प्रत्यास्थता। ये अभी पढ़कर आए हैं तो घबराने की बात नहीं है। इसमें क्यों डाली, ताकि एक साथ सारी हो जाए। ठीक है, वही कि आपने कोई बाह्य बल वस्तु पर लगाया और जैसे हटा दोगे वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। वस्तु के इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। ठीक है, चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु, वैसे मैं आपको बता दूं कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ क्यों नहीं होती, जैसे आप रबर बैंड लो, आपने उसको खींचा ना और जैसे आपने बल हटाया तो आप नोटिस करोगे कि रबर बैंड अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ना उसका लेंथ चेंज हो जाता है, बहुत थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब वो पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है। पूर्णतः प्रत्यास्थता का क्या मतलब है, आपने बल हटाया और जैसा स्टार्टिंग में था ना वैसा का वैसा हो जाए, 1% भी डिफॉर्मेशन ना है। ठीक है, उस वस्तु को अपन बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु। लेकिन ऐसी वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पर हाँ डेफिनेशन तो पढ़नी है। वह वस्तु जो बाह्य बल हटाने के पश्चात पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसको हम बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं। हमने ऐसी कुछ वस्तुएं बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्टों ने कोशिश नहीं करी, वो कोशिश करते रहते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी कि हम ऐसी वस्तु बना लें जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्वार्ट्स। ठीक है, क्वार्ट्स आपका जो घड़ी होती है ना, घड़ी के जो निडल्स होते हैं वो क्वार्ट्स के बने होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर, ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर एक तरीके का अलॉय है, यानी मिश्र धातु है। ठीक है, जो दो अलग अलग चीजों से बनती है, एक तो फॉस्फोरस है और इसके अलावा आपकी टिन। ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। जो गैल्वेनोमीटर में ऊपर नीचे स्प्रिंग बनी हुई होती है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत भी जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ऐसी वस्तु है जिसपे जैसे बल हटा लो जैसा स्टार्टिंग में था वैसा का वैसा हो जाता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर हो गई, ठीक है ना, इसके अलावा हाथी दांत हो गया और एक आपको मैंने बता दिया क्वार्ट्स। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक की वस्तु। प्लास्टिक की वस्तु का मतलब जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ना, वो पेन वाला, उसकी स्प्रिंग को आपने खींचा, खींचते परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, तो वो प्लास्टिक है। ठीक है ना, मतलब आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और बल हटाने के बाद भी वस्तु अपनी
इनिशियल पोजीशन में मतलब बल लगाने के बाद जैसा उसका शेप चेंज हो गया था ना, वैसी की वैसी रह गई। जैसे आटा लो, आटे को दबाओ, जैसे दबाओगे ना वैसे शेप हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं प्लास्टिक, ठीक है। देखिए लिखा है वह वस्तुएं जो बाह्य बल हटाने के पश्चात भी विकृत ही रहती हैं, मतलब डिफॉर्म ही रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। या कहीं कहीं जगह इसका नाम सुघट्य वस्तुएं भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मोम का टुकड़ा, गीली मिट्टी, ये सब चीजें, ठीक है। आप आटा वेस्ट एग्जाम्पल याद रखो। एक पुट्टी आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है पुट्टी का, वो बिरला पुट्टी वाली पुट्टी बोल रहा हूं ना, वही वाली की बात कर रहे हैं अपन। ये सब एग्जाम्पल है किसकी, प्लास्टिक वस्तुओं की, जिसमें बल हटाने के बाद भी वो वैसे की वैसे शेप में ही रह जाती है, ठीक है। हाँ जी, जिसके बारे में आपको बता रहा था, प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा एक बार डेफिनेशन में आपके लिए पढ़ देता हूं, क्या लिखा भाई, विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके आगे बल बढ़ाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना लौट पाए, उसको हम बोलते हैं उसकी प्रत्यास्था सीमा। मान लो आपके पास एक वायर है, आप उसको मतलब उसको खींचते जा रहे हो, आपने खींचा, बल हटाया, वापस प्रारंभिक अवस्था में आ गई, लेकिन आप खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसको तुमने अगर और ज्यादा खींचा तो वो जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगी। तो वो अधिकतम विरूपक बल है ना, जो अधिकतम विरूपक बल तुम उस पर लगा सकते हो ताकि वो अपनी पोजीशन जो है, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था है उसको रीगेन कर ले, वापस उसी अवस्था में आ जाए, उसको हम बोलते हैं उसकी प्रत्यास्था सीमा, ठीक है। इसको अपन जब अपन प्रतिबल विकृति कर्व पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। ध्यान रखिएगा, जब हम प्रत्यास्था की डेफिनेशन लिखेंगे तो प्रत्यास्था सीमा को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो चलो, तो ये सारी वो डेफिनेशंस थी जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपको समझने के लिए। विरूपक बल क्या होता है, जो बल आप लगा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यास्था का गुण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक क्या होती है, जो वस्तुएं जो है एक बार आपने बल लगाया परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, वो प्लास्टिक। और प्रत्यास्था सीमा कि भाई जहां तक आप बल लगा सकते हो, जहां तक आपने बल लगा रहे हो, हटाने के बाद वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वो उसकी प्रत्यास्था सीमा। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं बल हटाने पर पूरी तरीके से जैसी स्टार्टिंग में थी ना वैसी की वैसी रह जाए, उसको हम बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं। चलिए एक और यहाँ पे और होता है प्रत्यानयन बल। वैसे ही हमने पढ़ रखा है इसलिए मैंने नहीं डाला यहाँ पे। प्रत्यानयन बल जिसको अपन रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है कि भाई जैसे आपने स्प्रिंग पे बल लगाया, बाह्य बल, अब स्प्रिंग भी तो अंदर की तरफ कुछ ना कुछ बल लगाएगी अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो जो वो बल अंदर से लगा रही है आपके बाह्य बल के विरुद्ध, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ये वस्तु लगाती है, ठीक है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने के लिए। चलो आगे चलते हैं, सारी डेफिनेशन हमारी हो गई है खत्म। अच्छा एक और, चलो लिख ही दिया मैंने नीचे, डेफिनेशन डाल ही दी प्रत्यानयन बल की। तो देख लो भाई कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आप लगाते हो, विरूपक बल, ठीक है, और वस्तु विकृत हो जाती है, परंतु उसी समय प्रत्यावस्था के गुण के कारण वस्तु में बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में अंदर की तरफ एक बल उत्पन्न होता है, जिसको अपन प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको भी बता दिया। चलो तो ये तो हो गया है। आगे हम पढ़ते हैं, एक मॉडल है हमारे पास, हमारी एनसीईआरटी ने दिया है हमें एक मॉडल। एनसीईआरटी ने मतलब हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था ये मॉडल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम मटेरियल को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से मॉडल के थ्रू। अब देखो क्या है, हम सब जानते हैं, अगर मैं ठोसों के बारे में बात करूं, ठीक है, या गैसेस के बारे में या लिक्विड के बारे में, मतलब द्रव या गैस के बारे में बात करूं, तो उनके अंदर क्या होता है सबको पता है, अणु और परमाणुओं के बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल अणुओं के केस में और अंतर परमाणविक बल परमाणुओं के केस में, ठीक है। ऐसा किस में होता है, सब में होता है, ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है, और गैसेस में भी होता है। तो जब आप किसी वस्तु को दबाते हो या उसको खींचते हो, यानी आप उन अणुओं के बीच की दूरी को घटाते या बढ़ाते हो, तो वो जो वस्तु है जो आप उस पर बल लगा रहे हो वो उसका विरोध करती है, ठीक है ना। विरोध कैसे करती है, इस मॉडल से समझते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है भाई।
ठोस के अणु अंतराण्विक बलों के कारण अपनी निश्चित स्थितियों में रहते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ के दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल 0 होता है अगर उनके बीच की दूरी साम्य दूरी है। साम्य दूरी का क्या मतलब है कि मान लो भाई ये पेंसिल है, इसमें मुझे पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके बीच की जो दूरी है ना इस टाइम पे, वो कौन सी दूरी है? साम्य दूरी। इसका मतलब वो बल, वो दोनों के जो दो अणु है ना, वो एक दूसरे के ऊपर बल नहीं लगाएंगे। अगर बल लगा रहे होते तो आपस में चिपक जाती और ये पूरा का पूरा पेंसिल ना आपस में एक पॉइंट पे आके फिक्स हो जाता, मतलब ऐसे पिचक जाती है पूरी की पूरी पेंसिल। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसका शेप क्या है? फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके दो अणुओं के बीच में अब लगने वाला जो बल है, कुल बल, वो 0 है, क्योंकि इनके बीच की दूरी साम्य दूरी है। जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग मॉडल क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये दो आप बॉल ले लो और बॉल के बीच में आप स्प्रिंग अटैच कर दो। तो ये जो दो बॉल हमने लिए ना, ये किसको बता रही है? दो अणुओं को। अब आपको पता है अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इन स्प्रिंग को छोड़ के रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा, ये चुपचाप बैठी रहेगी। लेकिन जैसे तुमने स्प्रिंग को दबाया या जैसे तुमने स्प्रिंग को खींचा तो क्या होगा? छोड़ते ही वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो अभी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये कौन सी दूरी है इनकी? साम्य दूरी, ठीक है ना। साम्य दूरी मतलब वो दूरी जिसमें रहना चाहता है और एक दूसरे पे कोई भी बल नहीं लगाएगा। जब अणुओं के मध्य की दूरी साम्य दूरी से ज्यादा होती है तब अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि अणुओं के मध्य साम्य दूरी कम होती है तो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है। आप खुद सोचो भाई, अणु रहना चाहता था यहां पे, ठीक है ना, ये उनकी साम्य दूरी थी। अब तुमने क्या किया? तुमने जबरदस्ती उसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। दबाने के बाद मान लो इस स्टेट पे आ गया। अब वो तो अपनी साम्यावस्था में वापस आना चाहता है ना, तो इस बार इनके बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, दूर दूर जाएंगे, धक्का देंगे। कब तक? जब तक साम्य स्थिति में ना आ जाए। और मान लो दूसरी तरफ तुमने इसको खींच दिया, तो अभी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे पास पास आने की, साम्य स्थिति में आने की। तो जब आपने किसी भी अणु को दबाया है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा ताकि वो साम्य स्थिति में आ जाए। और अगर आपने दो अणुओं को खींच दिया, उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया, तो ये आकर्षण करके पास पास आने की कोशिश करेंगे, साम्य दूरी तक आने की, ठीक है। देखो यहां पे भी ये लिखा है कि जब अणुओं के मध्य की दूरी साम्य दूरी से ज्यादा होती है, थर्ड वाला केस, तब अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है पास पास आने के लिए। और जब अणुओं के मध्य की दूरी साम्य दूरी से कम होती है, सेकंड वाला केस, तब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है ताकि वो साम्य स्थिति में आ जाए। बेसिकली फंडा क्या है कि भाई साम्य स्थिति में रहना, बस, है ना, साम्य अवस्था में रहना चाहता है वो। अगर आप छेड़ोगे तो फिर वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करेगा। चलिए, इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणु अंतराण्विक बलों द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे कि उनको किसी अपन ने स्प्रिंग से अटैच कर रखा हो। और ऐसा पहली बार किसने बताया था? ऐसा पहली बार बताया था रॉबर्ट हुक ने। तो उनका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है, ये रहा आपके एनसीईआरटी में भी मॉडल दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग के दोनों तरफ हमने क्या कर रखा है? दो बॉल्स लगा रखी है और ये बॉल किसको बता रही है? अणुओं को बता रही है, ठीक है। आपने ज्यादा छेड़ाछाड़ी करी, दबाया, दूर की तरफ धक्का देगी, प्रतिकर्षित करेगी, और आपने खींच दिया तो आकर्षित करेगी, ठीक है। तो इस मॉडल के थ्रू उन्होंने किसी भी ठोस को समझाने की कोशिश करी कि उनके बल किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वैसे इनमें भी होता है। चित्र में प्रदर्शित मॉडल में पदार्थ के अणु परस्पर काल्पनिक स्प्रिंगों द्वारा जुड़े हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इस मॉडल के आधार पर जब पदार्थ को बाह्य विरूपक बल दिया जाता है, मतलब उसको अपन दबाते हैं, खींचते हैं, तब अणुओं के मध्य की अंतराण्विक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि जब अगर हम बल हटा लें तो पदार्थ अपनी साम्य स्थिति में वापस आ जाए, जिसको अपन प्रत्यास्थता का उसका गुण बोल रहे हैं। एक चीज और अच्छे से समझिएगा, ऐसा क्यों होता है कि भाई अणु जो है वो एक निश्चित दूरी तक ही क्यों रहते हैं? अणु और ज्यादा पास क्यों नहीं आना चाहते? भाई नॉर्मल केस में तो दिख रहा है कि भाई ये दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते, तो आप पास पास आके चिपक क्यों नहीं जाते? इसके लिए जो ज्यादा ज्ञान वाली बात है अपन वैसे 12th में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, एक ग्राफ है अणुओं के लिए कुछ ऐसा, है ना। ये दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल का ग्राफ है। ये उसकी है स्थितिज ऊर्जा और ये उसकी दूरी। तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है ना अणुओं की, वो अधिकतम होती है इस बिंदु पर।
ये दिख रही है आपको? ध्यान रखिएगा, कोई भी दो अणुओं का एक निकाय सिर्फ और सिर्फ तभी स्टेबल रह सकता है जब उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसी हो? ऋणात्मक। स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा ऋणात्मक होगी ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, हमारा निकाय उतना ज्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो अधिकतम ऋणात्मक उनकी स्थितिज ऊर्जा है, यहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये जो स्टेबल दूरी होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो अगर अणुओं के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच की है तो वो स्टेबल रहेंगे, वो साम्यावस्था में रहेंगे। लेकिन अगर तुमने दूरी को और कम कर दिया या बढ़ा दिया तो उस केस में वो फिर क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बल लगाएंगे कि वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और कब स्टेबल रहेगा? जब उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा नेगेटिव हो, सबसे ज्यादा ऋणात्मक हो। ठीक है, तब वो स्टेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आई गेस ये मॉडल भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ जी, अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। अब की पॉइंट्स में देखो, पहला क्या है भाई कि यदि कोई ठोस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल अधिक परिमाण का हो तब अणुओं के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनके मध्य लगने वाला आकर्षण व लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तब बल हटाने के बाद भी ठोस अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाएगा। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी और फर्जी सी बात है, मैंने भी आपको समझाई थी कि आप किसी वस्तु पे इतना बल लगाए जा रहे हो, खींचे जा रहे हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बल हटा भी लो तो भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रहा। उसके इस गुण को अपन क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सुघट्यता, या हिंदी में इसको प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती है बल्कि स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। मतलब जैसा मैंने आपको बोला ना, प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है कि आपने बल हटा भी लिया तो भी वापस नहीं आना चाहती। ठीक है, तो वो विरोध ही नहीं कर रही आपका, अब लगाते जाओ उसके ऊपर बल, उसको फर्क नहीं पड़ना। जबकि भंगुरता क्या होती है? भंगुरता का मतलब जैसे एक कांच की प्लेट लो, नीचे गिराते टूट जाती है। ठीक है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो उसका क्या मतलब है? जब भंगुरता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर वह टूट जाती है। उदाहरण के लिए कांच के टुकड़े पर बाह्य बल लगाने पर कांच के टुकड़े, मतलब जो कांच की प्लेट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दोनों में डिफरेंस है, एक आपका है भंगुरता और एक आपका है सुघट्यता। देखो सुघट्यता में भी आपने जो बाह्य बल लगाया ना उससे वो डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ रही है और ऐसी विकृति आ रही है जिसका वो विरोध नहीं कर रही। जबकि भंगुरता क्या होता है कि आपने किसी चीज पे बल लगाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ गया है प्रतिबल एवं विकृति। ठीक है ना, मेन चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, बस। ठीक है, और एक आपका वो जब मॉडल अपन ने पढ़ा ना, स्प्रिंग वाला मॉडल, बस वो। तो देखो अब प्रतिबल होता क्या चीज है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं, एकांग लंबाई पे लगने वाला बल, बस। एकांग लंबाई पे लगने वाला बल, कौन सा बल? प्रत्यानयन। तो प्रत्यानयन बल कौन लगाता है? वस्तु लगाती है ना। तो वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबल। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो देखो मैंने ये लिखा है, साम्यावस्था में वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल वो है कौन? प्रत्यानयन बल। तो शॉर्ट में डेफिनेशन बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। ठीक है, अब देखो प्रतिबल वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। वही ऊपर वाली बात लिखिए। तो फॉर्मूला हमारा बन गया प्रतिबल बराबर F/A, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। यहां से अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो क्या निकलेगा? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा निकालूं तो न्यूटन की विमा कितनी होती है? m1 L1t-2 और क्षेत्रफल की कितनी होती है? L2। सॉल्व करो क्या आएगा? m का कोई भाई नहीं है, l का भाई ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, L-1 और t-2। तो ये हमारे पास आ गया
किसकी विमा? हमारे प्रतिबल की। तो लिख देते हैं यहाँ पे m1 l-1 t-2, ये इसकी विमा आ गई। ठीक है, अब जो हमारा प्रतिबल होता है वो 3 अलग अलग तरीके का होता है। कौन कौन से देखते हैं? ओके, तो देखिए प्रतिबल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखो नाम से समझ आ रहा है अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य का या लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जब किसी चीज को ऐसे खींचा जाए, है ना, जब उसकी लंबाई में आप परिवर्तन करने की कोशिश करो तो उसको अपन बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसके बाद आएगा आयतन प्रतिबल, आप किसी वस्तु के आयतन को कम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ, प्रतिबल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, है ना, पढ़ा होता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने की कोशिश करती है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास अपरूपण या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, ये नाम से समझ आ रहा है, लंबाई से संबंधित है, ये आयतन से संबंधित है, और ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हम स्पर्श रेखा पे बल लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए सबसे पहले अनुदैर्ध्य बल, तो देखो क्या लिखा है हमने अनुदैर्ध्य बल के अंदर। हाँ ये देखो डायग्राम एनसीईआरटी का, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर मतलब एक वायर ले ली और उसको ऐसे खींच दिया लंबाई में से, तो जो आपने बल लगाया ना एकांक क्षेत्रफल पे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, तो देखिए क्या डेफिनेशन है, जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंब रूप में होता है, लंब रूप मतलब आपने उसके लंबवत लगाया, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। एक और डेफिनेशन और उसकी, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल कैसा होगा? लंबवत। ठीक है, जैसे आपने इस वायर को स्ट्रेच किया, नीचे से खींचा, बल लगाया, नीचे से या ऊपर से कहीं से भी आपने बल लगाया, जैसे इसमें दोनों तरफ से लगा रखा, तो जैसे आपने बल लगाया तो अंदर की तरफ कुछ ना कुछ बल लगा, प्रत्यानयन बल, तो एकांक क्षेत्रफल पर वो लगने वाला बल क्या है? प्रत्यानयन बल। कौन सा वाला? अनुदैर्ध्य वाला। ठीक है, ये हमेशा ठोसों में पाया जाता है, जैसे कि आपकी वायर वगैरह। जब वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में से किसी एक विमा की कोई एक विमा अन्य दो विमा से अधिक हो जाती है तो उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। पर मान लो वायर थी, आपने खींचा, लंबाई बढ़ गई या चौड़ाई बढ़ गई या ऊंचाई बढ़ गई या कोई भी एक चीज चेंज होगा अगर हो जाए वस्तु की, तो कौन सा प्रतिबल होता है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, हाँ जी। अब अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल है वो दो तरीके का होता है। पहला जो लंबाई को बढ़ा दे उसको अपन बोलते हैं तनन प्रतिबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और एक होता है संपीड़न वाला, कि भाई अगर कोई किसी वस्तु की लंबाई को घटा दे, मतलब आपने जैसे मान लो एक स्प्रिंग ली, उसको दबा दिया, तो वो कौन सा था? संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो दो तरीके का है, एक जो लंबाई बढ़ा सकता है वो तनन, और एक जो लंबाई घटा सकता है वो कौन सा है? संपीड़न, टेंसाइल, और आपका एक कंप्रेसिव। ठीक है, चलो एक बार इनको देख लेते हैं। क्या है, देखो जैसे ये रहा तनन प्रतिबल के अंदर क्या, जैसे ये सिलेंडर था, आपने खींच के लंबा कर दिया तो ये क्या हो गया? तनन। ये सिलेंडर था, आपने दबाया, साइज छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया? कंप्रेसिव। ठीक है, यानी संपीड़न। नाम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें इस चैप्टर में। तो देखो क्या लिखा है, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन प्रतिबल बोलते हैं। वस्तु की तनित अवस्था में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यानयन बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। लंबाई बढ़ाई तो अंदर की तरफ जो बल काम कर रहा है, जो अंदर की तरफ प्रत्यानयन बल काम कर रहा है, जो एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल लगेगा अंदर की तरफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं? तनन प्रत्यानयन बल। ठीक है, या तनन प्रतिबल। इसके बाद संपीड़न प्रतिबल, आपने लंबाई में कमी कर दी, उस टाइम पे जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगा उसको क्या बोलेंगे? संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तो वस्तु को की संपीड़न अवस्था में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, अभी जैसे इसको कंप्रेस करा ना दबा के, तो इस बार कहां की तरफ लगा होगा बल? जो बल है वो कहां की तरफ लगा होगा? बाहर की तरफ, जो इसकी लंबाई वापस इसके अंदर रिगेन करने में इसकी हेल्प करेगा। कि तुमने किसी चीज को दबाया तो बल कहां लगेगा? बाहर की तरफ, तो वो जो एकांक क्षेत्रफल पे बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, कंप्रेसिव
स्ट्रेस। चलो अब आगे चलते हैं आयतन प्रतिबल के ऊपर। इसको अपन जलीय प्रतिबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे मान लो अगर आपने किसी बॉल को पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, किसी बॉल को, या आप ही चले गए पानी के अंदर, या फिश ही पानी के अंदर है, तो जैसे आप पानी के अंदर जाते हो आप नोटिस करोगे आपकी पूरी बॉडी पे ना एक बल लगने लग जाता है, हर तरफ एक बल लगने लग जाता है जो आपकी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो जो बल लग रहा है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल, जो कि वस्तु के आयतन को घटाने की कोशिश करता है, ठीक है। जब अधिक दाब के किसी द्रव के अंदर एक ठोस गोले को रखा जाता है तो वह सभी ओर से एक समान रूप से संपीड़ित हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो मान लो भाई ये पानी का कंटेनर, सफेद सफेद पानी है, और उसके अंदर मान लो ये हरी हरी बॉल है, ठीक है। जैसे आपने पानी के अंदर डाला तो आप देखोगे पानी इसके ऊपर हर तरफ से बल लगा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ध्यान रखना ये लंबवत लगता है इसके हमेशा, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको दबाने की कोशिश करी, तो इसने इसको दबा करके इसके आयतन को घटाने की कोशिश करी, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है आयतन प्रतिबल। या क्योंकि जल के अंदर ही लगता है इसलिए जलीय प्रतिबल इसका नाम है, ठीक है। इस तरीके के प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, जलीय प्रतिबल। द्रव द्वारा लगाया गया बल पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबत लगता है, उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, है ना। ऐसे नहीं आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, देखो हमेशा मैंने लंबवत ही लगाया है, दिशा में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में पिंड को जलीय संपीड़न की स्थिति में कहा जा सकता है। पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी उसको दबाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा, तो वो अंदर से बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो वो अंदर से बाहर की तरफ एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगा रहा है उसका नाम क्या है, आयतन प्रतिबल। लगाना क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर बल, बस हर केस में इतना सा याद रख लो। तो क्या लिखा है, तो पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो द्रव द्वारा लगाए गए बल के बराबर लेकिन विरोधी होता है। इस स्थिति में पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल या फिर आयतन प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है एग्जाम में, कुछ भी नहीं। जब आयतन के बारे में बात बोले, बॉल को पानी में डालो, डालते हो हर तरफ से क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, तो बल का अनुभव करने की वजह से उसका आयतन कम हो जाएगा। अब वो अपने आयतन को वापस लाने की कोशिश करेगा तो अंदर से बाहर की तरफ बल लगाएगा एकांक क्षेत्रफल पर, उसका नाम क्या पड़ गया, आयतन प्रतिबल। अच्छा यहाँ पर हम एकांक क्षेत्रफल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉल तो बहुत बड़ी हो सकती है, हम उसकी बहुत छोटे एरिया के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा एरिया जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, है ना। अब जैसे एक बॉल है तो ये एकांक क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि भाई हम ऐसे क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, बस होनी एक चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब लास्ट है हमारा अपरूपण या फिर स्पर्श रेखीय, शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो होता क्या है कि मान लो जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है इसके लिए, हाँ ये देखो, फिजिक्स की बहुत मोटी सी बुक के ऊपर तुमने ऐसे पुश करा उसको, है ना। तो पुश करते क्या होगा, देखो आप सीधी बुक है ना, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो इस तरीके की जो आपने स्पर्श की दिशा में जो बल लगाया है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरूपण बल या फिर स्पर्श रेखीय बल, जिसमें आधार जो है ना इसका वो चिपका हुआ है, इसका जो बॉटम है वो चिपका हुआ है किसी सतह से। आपने बल कहाँ लगाया, सिर्फ ऊपर, उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में, तो वो क्या होगी, इस तरीके से बेंड होगी। इस तरीके के बल को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के प्रतिबल को हम बोलते हैं अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो देखो लिखा है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल, विरूपक बल आधार को स्थिर रखते हुए सतह के समांतर लगाया जाता है तो समांतर फलकों के बीच आपेक्ष विस्थापन होता है। आरोपित स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को अपरूपण या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। सिंपल सी बात, आधार चिपका हुआ है, आपने स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगाया तो एकांक क्षेत्रफल में जितना अपरूपण बल उत्पन्न होगा, जो बल उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। इसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन या ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आयतन नियत रहता है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि है ना आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसका आयतन ही चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, आयतन चेंज हो रहा था। यहाँ पे आयतन चेंज नहीं होता, सिर्फ उसमें कोई ना कोई एक शेप का डिफॉर्मेशन हो जाता, थोड़ा सा उसकी आकृति चेंज हो जाती है। पहले ऐसे सीधी थी, मान लो ये सीधा था सिलेंडर आपका एक घन, आपने बल लगाया और बल लगाते ही देखो क्या हो गया, कुछ ऐसा,
ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो ये देखो डिफॉर्म हो गया ना, ये था ऐसा और ऐसा हो गया। तो इस तरीके से अगर कुछ हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपरूपण या स्पर्शिकीय प्रतिबल। ओके हाँ, एक बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मिसकॉन्सेप्ट होता है दाब और प्रतिबल को लेकर के, क्योंकि दाब भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है और प्रतिबल भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो दाब होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, मतलब सतह के लंबवत लगता है, जबकि प्रतिबल के साथ ऐसा नहीं है। जैसे इसमें स्पर्शिका पे लगाया, दूसरे जो सेकंड वाला केस था उसमें लंबवत लगाया था आयतन वाले में, जो पहला वाला केस था अनुदैर्ध्य वाला उसमें भी लंबवत लगाया था, लेकिन यहाँ पे तो तुम स्पर्शरेखा लगा रहे हो। तो जो प्रतिबल है वो स्पर्शरेखा भी लग सकता है, लंबवत भी लग सकता है, लेकिन दाब हमेशा लंबवत लगता है। इसके अलावा दाब जो होता है यह सदैव संपीड़न प्रकृति का होता है, मतलब ये हमेशा चीजों को दबाता है। दाब क्या करता है, चीजों को हमेशा दबाता है, जबकि प्रतिबल जो है वो चीजों को दबा भी सकता है, जैसे आयतन वाले में था, या खींच के उसको लंबा भी कर सकता है, जैसे कि अनुदैर्ध्य के केस में था। तो ये बेसिक दो डिफरेंस है जो आप लोगों को आने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिबल, हो गया खत्म। अच्छा, इन तीन चीजों को याद रखना, अनुदैर्ध्य, आयतन और एक अपना अपरूपण, ये तीनों चीजें आगे खसक जाएगी। पहले प्रतिबल में तीनों पढ़े, फिर अब विकृति में तीनों ही पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और वही अपरूपण विकृति। ठीक है, सेम चीज ऐसे चलती रहेगी आगे। तो जो आपकी विकृति है उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं सिंपल वर्ड्स के अंदर। अगर वस्तु की किसी एक विमा में परिवर्तन हुआ है तो आप उसको उसकी ओरिजिनल जो उसकी विमा थी उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो ये आपकी वायर है ना, 2 सेंटीमीटर लंबी वायर थी, आपने खींचा, खींचने की वजह से मान लो इस वायर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, बढ़ गया, तो इसकी विकृति कितनी हुई, 0.1 जो वृद्धि हुई है अपॉन जो ओरिजिनल था यानी 2 सेंटीमीटर, ये दे देगा आपको उसकी विकृति। तो जो परिवर्तन आया है उसको आप उसकी प्रारंभिक जो वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो विकृति है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, यहां से एक चीज समझ आ रही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बढ़ गया यानी ये एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ना तो इसकी कोई विमा है ना तो ये कोई मात्रक है, तो ये विमाहीन और मात्रकहीन होती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बाह्य बलों के कारण किसी वस्तु की प्रति एकांक विमा में परिवर्तन को विकृति बोलते हैं। मतलब उसकी जो भी परिवर्तन है उसको ऊपर रखो, जो वास्तविक था उसको नीचे रखो, डिवाइड कर दो, विकृति मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, मात्रकहीन और विमाहीन होती है। 3 तरीके का होता है, जैसा मैंने आपको बोला था वही 3 नाम आपको याद रखने। पहला अनुदैर्ध्य, तो वहां पे इसका नाम क्या था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। वहां पे इसका इंग्लिश में नाम था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट वहां पे क्या पढ़ा था, आयतन, यहाँ पे भी आयतन ही है, आयतन विकृति, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और लास्ट में वहां पे भी अपरूपण था, यहाँ पे भी अपरूपण ही है, वहां पे अपरूपण प्रतिबल था, यहाँ पे अपरूपण विकृति है। तो ये हो गया टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। ये चैप्टर ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, 3 चीजें इसमें अपन पढ़ते हैं, प्रतिबल, विकृति और एक तीसरी चीज और पढ़ेगी जब अपन हुक्स का नियम पढ़ेंगे, उसमें भी ये तीनों चीजें चलेंगी। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। तो अनुदैर्ध्य विकृति का क्या मतलब, अभी आपको समझाया भाई, जो लंबाई में परिवर्तन आया ना उसको ओरिजिनल लंबाई से भाग दे दो। तो क्या लिखा है, बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु की एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये रहा, मान लो ये तुम्हारे पास वायर थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है L, तुमने खींचा, बल लगाया, बल लगाने की वजह से इसकी लंबाई में डेल L की वृद्धि हो गई। तो जब आप डेल L को L से भाग दे दोगे, जो मिलेगा उसका नाम है अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है सेम, उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप की वायर ले ली, हम मतलब एक बेलनाकार शेप की वायर ले ली, आप चाहो तो पतली से पत्ती ले लो, कौन मना कर रहा है, वृद्धि लंबाई में करनी है। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो इसका, तो जो मैंने बनाया उसको हटा देते हैं। हाँ जी, क्या लिखा भाई, तार को उसकी लंबाई के अनुदिश खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन साथ के साथ साथ उसका व्यास कम हो जाता है। जैसे आप किसी वायर को खींचो तो क्या होगा, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन व्यास कम हो जाएगा। तो
तो इसको हम अनुदैर्ध्य विकृति या फिर इसको पार्श्विक विकृति भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, इसका नाम अनुदैर्ध्य विकृति भी है और इसका नाम पार्श्विक विकृति भी है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन भी है क्योंकि ये उसके व्यास में भी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना, डेल एल बट्टा एल, जितना परिवर्तन आए ऊपर, ओरिजिनल लेंथ जो थी नीचे, डिवाइड कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना, 0.1 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, डिवाइड करो, उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना कोई मात्रक वात्रक नहीं होता इसका। हाँ, आयतन, अब आयतन में भी सेम चीज भाई, आयतन में जितना परिवर्तन आया उसको आप रखोगे ऊपर, ओरिजिनल जो आयतन था वो रखोगे नीचे, जो मिलेगा उसका नाम क्या पड़ गया, आयतन विकृति। बट यहां पे माइनस का साइन आता है, ऋणात्मक चिन्ह। क्यों? क्योंकि ये वस्तुओं को दबाने की कोशिश करता है, तो जो भी आयतन में परिवर्तन आएगा वो नेगेटिव आएगा। भाई मान लो पहले वस्तु का आयतन था 2 सेंटीमीटर क्यूब, आपने उसको दबाया, दबाने से उसका आयतन हो गया 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप अंतर निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, आप लिखोगे ना अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो देखो सॉल्व करने पे कितना है 0.5, वो भी नेगेटिव का। तो इसका मतलब चीजों को दबाने से उनका आयतन कम हो जाता है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। फॉर्मूला वही है हमारे पास जो पहले था, वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक जो आपका आयतन था या वास्तविक आयतन था। तो माइनस का डेल वी बटा वी, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, आयतन कम हो रहा है। यहां पे मैंने लिख दिया, वैसे यहां ऋणात्मक चिन्ह आयतन में कमी को व्यक्त करता है। ठोसों और द्रवों के अंदर डेल वी की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ठोसों को और द्रवों को कंप्रेस करना, दबाना आसान तो है ही नहीं, लेकिन गैसों के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो गैसों के लिए आयतन विकृति बहुत ज्यादा और ठोसों और द्रवों के लिए आयतन विकृति बहुत कम होती है। हाँ जी, आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है वो भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। वास्तविक आयतन V था, दबाया, आयतन कितना हो गया, पहले के कंपैरिजन में चेंज हो गया, डेल V हो गया परिवर्तन। ठीक है, हाँ जी। अब हमारा लास्ट है अपरूपण विकृति। इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखो अपरूपण विकृति को समझाते हैं हम। देखो जैसे ये है, आपने ये सिलेंडर था, आपने उसको ऊपर से दबा, ध्यान रखना आपने जो बल लगाया वो कहां लगाया, ऊपर की तरफ, यहां इसकी त्रिज्यक दिशा में। तो जब सॉरी इसकी स्पर्श की दिशा में आपने कहां बल लगाया, स्पर्श की दिशा में। जब आपने इसकी स्पर्श की दिशा में बल लगाया, उसका शेप थोड़ा सा टिल्ड हो गया, है ना। तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी, L, और इसके अंदर जितना परिवर्तन आया ऊपर वाली भाग में वो है हमारे पास डेल x। तो मान लो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई। ठीक है ना, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई, और परिवर्तन कितना आया, डेल x। तो अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालूं तो कुछ ऐसा त्रिभुज है ये, इसमें ये था हमारे पास कितना, L, और ये हमारे पास हो गया डेल फाई, ये डेल एक्स लिखा है हमने तो उसको लिख देते अपन डेल एक्स। ठीक है, और ये जो कोण बना है इसको लिख दिया अपन ने फाई, और ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, दिख रहा है। 90 के सामने वाला कौन हुआ, कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब बटा आधार डेल एक्स बटा एल, ये आपको क्या देगा, tan फाई। तो यहां पे हमारे पास इसका भी एक फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला बाकी सबसे अलग होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ढंग से समझना। इसका फॉर्मूला है डेल एक्स बटा एल, जहां पे डेल एक्स जो उसके अंदर परिवर्तन आया है, जो इसका उसमें चेंज आया है, और एल जो उसकी लंबाई थी। एक चीज फिजिक्स में होती है, अगर थीटा या फाई कोण बहुत छोटा होता है, अगर थीटा बहुत छोटा हो उस केस में टेन थीटा या टेन फाई का लगभग मान थीटा या फाई के बराबर, और ऐसे ही साइन थीटा का भी लगभग मान किसके बराबर हो जाता है, थीटा के, जबकि कॉस थीटा का लगभग मान 1 के बराबर हो जाता है। आप खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, साइन 0.01 का मान निकालना 0.01 आ जाएगा। ध्यान रखना लेकिन कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में। ऐसे नहीं आप डिग्री में लेके बैठ जाओ, डिग्री में लोगों तो नहीं आएगी वैल्यू सेम, रेडियन में सेम आ जाएगी। तो फिजिक्स के अंदर अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा लगभग थीटा के, साइन थीटा लगभग थीटा के, और कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए टेन फाई में जो कोण है वो लगभग फाई के बराबर ही आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स बटा एल। ठीक है, आप यहाँ पे थीटा लो फाई लो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बस डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं।
कि अगर किसी वस्तु की सतह के समांतर बल लगाते हैं तो जिसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है तो उसको अपन अपरूपण विकृति बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स बटा एल। बाकी सबसे अलग है इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छे से देख लेना। बाकी जो आपका वॉल्यूम है उसमें माइनस का साइन आता है, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं होता, डेल एल बटा एल, क्योंकि आप लंबाई को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज अपन ने पढ़ी हैं उसमें लास्ट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण, क्योंकि आगे भी अपन यूज करेंगे। आज हमने सिर्फ प्रतिबल पढ़ा और विकृति पढ़ी। प्रतिबल का मतलब आपने किसी वस्तु पे बल लगाया, उसने अंदर की तरफ से प्रत्यानयन बल लगाया, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल होता है। उसके 3 टाइप पढ़े अपन ने। फिर विकृति, जो उसमें परिवर्तन आया अपॉन जो वास्तविक था उसके अनुपात को विकृति बोलते हैं। डेल एल बटा एल अनुदैर्ध्य, माइनस का डेल वी बटा वी आयतन और डेल एक्स बटा एल अपरूपण। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, चैप्टर काफी इजी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस लेसन के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।